हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम आज करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 15 ग्राम सचिव, पटवारी और एचएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए। ओके, इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हो गई है, तो परीक्षा ऐप से भी आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव सभी के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। बस आपको उन्हें खरीदने के लिए अगर आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है उस पर 40% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी को भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रानी रामपाल, कर्णम मल्लेश्वरी, दीपा मलिक या इनमें से कोई नहीं? तो किस महिला को जो है पैरा ओलंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी दीपा मलिक को जो है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी कि पीसीआई की नई अध्यक्ष चुना गया है। ओके, तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक खेलों में सबसे पहला पदक किस महिला खिलाड़ी ने जीता है, तो वो दीपा मलिक है। ओके, नेक्स्ट है, प्रदेश में बीमार पशुओं के उपचार के लिए पशुपालकों के घर द्वार पर ही इलाज के लिए कौन सी सुविधा की शुरुआत की जाएगी? पशु चिकित्सा आपके द्वार, पशु संजीवनी सेवा, पशु चिकित्सा सेवाएं, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बीमार पशुओं के उपचार के लिए जो है पशुओं के घर द्वार पर जो इलाज के लिए जो सुविधा शुरू की गई है उसका नाम है पशु संजीवनी सेवा। ठीक है, मोबाइल डिस्पेंसरी जो है ये शुरू की गई है इस नाम से, पशु संजीवनी सेवा के नाम से। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो 1087 ग्राम, ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 1087 ग्राम। और ये कितने नंबर पर है? दूसरे स्थान पर जो है इसका नंबर है इस उसमें। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे पंजाब है, जहाँ की जो दूध की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति वो कितनी है? 1115 है। ओके, याद रखिए। चलिए अगला देखिए, पहल योजना के अंतर्गत हरियाणा के कितने सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट हेल्प डेस्क बनाई जाएगी? 33 सरकारी कॉलेज, 34, 35 या 37? तो कितने सरकारी कॉलेजों में जो है विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए जो मतलब प्लेसमेंट हेल्प डेस्क बताने की कितने कॉलेजों में ये बनवाई जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 सरकारी कॉलेज में। ठीक है, अगला है, 3 दिवसीय 7वीं पशुधन प्रदर्शनी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? हिसार, करनाल, अम्बाड़ा या फरीदाबाद? तो 3 दिवसीय जो 37वीं पशुधन प्रदर्शनी है, जिसमें अभी हमने एक चीज़ और पढ़ी, इस जो ये शुरुआत हुई है घर द्वार पर इलाज के लिए जो सुविधा की शुरुआत हुई है, तो इसकी शुरुआत जो थी वहीं पर हुई थी, इस पशुधन मेला में। ठीक है, तो ये पशुधन मेला बताना है कि कहाँ पर हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हुआ है करनाल में। ठीक है, करनाल में जो है सही हो जाएगा। और ये रहा 13 से 15 मार्च 2020 तक 37वीं पशुधन प्रदर्शनी मेले का आयोजन। ठीक है, अगला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली खुराक राशि में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? 100 रुपये, 150 रुपये या 180 रुपये? तो खिलाड़ियों का जो दैनिक खुराक भत्ता है वो 150 से बढ़ाकर कितने रुपए करने का निर्णय लिया गया है? 250 रुपये करने का। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई? 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है 100 रुपये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसके उसमें जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ वो कहाँ पर हुआ ये बताना है। रोहतक, पंचकुला, अम्बाड़ा या गुरुग्राम? तो ये समारोह हुआ था गुरुग्राम में। ठीक है, और वहाँ पर जो मुख्य अतिथि रहे वो कौन रहे? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर।
और इस वर्ष की जो थीम रखी गई इसकी वो क्या थी, ईच फॉर इक्वल, ईच फॉर इक्वल, ये वाली थीम जो थी इसकी रखी गई थी। ठीक, चलिए आगे देखिए। हरियाणा विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितना बजट पेश किया है? 14278 करोड़ रुपए, 142,143,78, 132,143,78 करोड़, 142,143,88। तो इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 343,78, 143 नहीं, 142, 34, 378 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया गया है। तो यहाँ पे 3 आएगा, 343.78, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर 68वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ? हिसार, अम्बाड़ा, कैंट, करनाल या पंचकुला? तो देखिए जो ये 68वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती हुई, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी मधुबन, करनाल में। ठीक है, मधुबन करनाल में जो थी ये कुश्ती का आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में हरियाणा के किन मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला है? प्रदीप चहल और मनोज कुमार, प्रदीप पहल व मनोज शर्मा, सुरेंद्र चहल व मनोज कुमार। तो अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में हरियाणा के जिन मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला है वो हैं प्रदीप चहल और मनोज कुमार। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हरियाणा के किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो की धातु की मोहर जैसा चिन्ह मिला है? कुनाल, अग्रोहा, भट्टू या राखीगढ़ी? तो 5000 वर्ष पुराना जो 2 किलो की धातु की मोहर मिली है वो मिली है गांव भट्टू से। ठीक है, गांव भट्टू से, बूढ़ा खंड का गांव है भट्टू, वहां पर जो है कुषाण और गुप्त वंश के 3 से 5000 साल पहले की जो है पुरानी चीजें मिली हैं। इसमें जो शामिल है वो तलवार के कुंडे हैं, पिघला हुआ लोहा, 2 चक्र, मंदिर होने के निशान और कहीं वहीं पर एक काले रंग की मूर्ति भी जो है मिली है। ओके, तो ये भट्टू गांव है बूनाखंड का। ठीक है, अगला है, सीनियर एशियन चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कुश्ती में हरियाणा के किस पहलवान ने 27 साल बाद देश को स्वर्ण पदक दिलाया? सुनील कुमार, पप्पू यादव, बजरंग पुनिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 साल बाद देश को स्वर्ण पदक दिलाया सुनील कुमार ने। सुनील कुमार ने जो है 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किर्गिस्तान के अजात सालिदिनोव को हराया है, 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये भारत का जो है ग्रीको रोमन में 27 साल बाद जो है ये स्वर्ण पदक आया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राजस्थान, राजस्थान उत्तर प्रदेश या हिमाचल उत्तर प्रदेश और राजस्थान? तो हरियाणा की उत्तरी सीमा जो लगती है वहाँ पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? एक तो पंजाब हो गया और दूसरा वहीं पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला है, मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक, करावली, सोना या मोरनी की पहाड़ी? तो मार्कंडा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो शिवालिक पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक, चलिए अगला देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? महेंद्रगढ़ में बताना है कि प्रमुख रूप से इनमें से किस चीज़ का खनन जो है होता है? स्लेट, लोहा, कोयला या बॉक्साइट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्लेट का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 4, 3, 2 या 8? अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन कौन सा है? सबसे पहले आता है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, दूसरा है बीर सिकारगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। थर्ड है छिलछिला जो है ये कुरुक्षेत्र में है। फोर्थ है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रेवाड़ी में है। अबूब शहर 5th नंबर पे सिरसा में है। 6th जो है 6th और 7th भिंडावास
ठीक है, और खप्परवास दोनों ही कहाँ पर है, झज्जर में है। और 8वां है खोले रिताइन, ये कहाँ पर है, पंचकुला में है। तो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट है डैश हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी फेमस पोएट एंड ह्यूमरिस्ट कपिल शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्र दरिया, पंडित नेकी राम। ओके, तो सुरेंद्र शर्मा क्या है, इंडियन पोएट, राइटर एंड ह्यूमरिस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र शर्मा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? राजाराम शास्त्री, पंडित नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, विशंभरनाथ कौशिक। तो देखिए, हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका जो प्रकाशित की थी वो की थी पंडित श्रीराम शर्मा ने। ठीक है, कब की थी हरियाणा तिलक? 1923 में, उर्दू में जो है और हिंदी में जो थी प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा पंडित नेकीराम की जो पूछी जाती है, पंडित नेकीराम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है संदेश समाचार पत्र किसने निकाला था? तो नेकीराम ने, पंडित नेकीराम ने, तो 1930 में। तो ये याद रखिए। अगला है झज्जर की रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध क्या है? हॉकी खिलाड़ी, पहलवान, बैडमिंटन खिलाड़ी, निशानेबाज खिलाड़ी। 18 फरवरी 2002 को झज्जर हरियाणा में किसने जन्म लिया था? मनु भाकर ने जन्म लिया था। और ये क्या है? एक भारतीय निशानेबाज हैं। तो निशानेबाज खिलाड़ी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा सरकार की भाषा कैसी है? हरियाणवी, बांगर, पंजाबी या हिंदी? तो कैसी है हरियाणा सरकार की भाषा? हरियाणा सरकार की भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, हरियाणा में डैश जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी? अंबाला, मेवात, रोहतक या रेवाड़ी? तो कहाँ पर की जाएगी नए उसकी एम्स की स्थापना? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी जिले के मनेठी गांव में 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिए। अगला है दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11, 10, 12, 13? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अगला है हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर पंजाब में से किया गया था? धर्म, भाषा, आबादी या भूगोल? तो हरियाणा और पंजाब किस बेस पर अलग हुए थे? भाषा के आधार पर। ठीक है, अगला हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? हुकुम सिंह, कोठारी, शाह आयोग या सरकारी आयोग? तो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए शाह आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बतानी है UDDI की। तो UDDI की फुल फॉर्म देखिए इसमें से कौन सी हो जाएगी? UDDI की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। अगला है प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज जो है ये किसने लिखी है? इसके निर्माता कौन है? ब्रैंडन एच, टिम बर्नर्स-ली, गूगल या पीटर नॉर्टन? तो HTML के ऑथर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ओके आगे देखिए। इन MS Word what is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? 6 and 80, 8 और 72, 8 और 74, 10 और 74? तो उसमें जो गिवन होता है ऑलरेडी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइज वो बताना है। एक लिस्ट जो उसमें पूरी गिवन होती है साइज की, उसमें जो स्मॉल होता है और जो लार्जेस्ट होता है वो साइज कौन सा होता है? 8 और 72 होता है। हम जो है टेक्स्ट का साइज 72 से ऊपर कर सकते हैं, बट वो लिस्ट में गिवन नहीं होता है, वो हमें वहाँ पर टाइप करना पड़ता है। बट जो लिस्ट में गिवन होता है, जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करते हैं जहाँ पे हमें फ़ॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर 8 से 72 के बीच का होगा। तो 8
शॉर्टेस्ट में होगा, मतलब सबसे स्मॉल में होगा, और 72 लार्जेस्ट में होता है। ठीक है, तो 8 एंड 72। अगला देखिए, डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज अ बॉक्स। F5, F6, F9, F12। तो सेव एज बॉक्स जो डायलॉग बॉक्स है इसको ओपन करने के लिए हम किसका की का यूज करते हैं? F12 की का यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट की। चलिए अगला देखिए, द फंक्शन की टू ओपन द वर्ड हेल्प। अगर आप जो हेल्प है उसको ओपन करना चाहते तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? F1 की। ठीक है, अगला है, विच की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड इन MS वर्ड टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर एक्टिव विंडो। F7, F8, F9 या F10। तो रिस्टोर मैक्सिमाइज और रिस्टोर एक्टिव विंडो के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल F10 का। ठीक है, द स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट टेम्परेरीली होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड रोम, क्लिपबोर्ड, डेस्कटॉप या सी रोम। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा सी रैम। ठीक है, अगला देखिए, इन MS वर्ड विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। सुपर स्क्रिप्टेड के लिए बताना है क्या, तो सुपर स्क्रिप्टेड के लिए पूछा है, और नेक्स्ट में सबस्क्रिप्टेड पूछा है MS वर्ड में। तो सुपर स्क्रिप्टेड के लिए यूज़ करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, और सबस्क्रिप्टेड के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू यूज़ की जाती है। ओके, तो ये राइट आंसर इसमें हो जाएंगे। चलिए आगे हम करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के शब्दों को अव्यय कहा जाता है? विकारी, अविकारी, संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन से शब्द होते हैं जिन्हें अव्यय कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अविकारी। अविकारी शब्दों को जो है अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में जैसे क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो, इनके स्वरूप में किसी भी कारण से जब कोई परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है, और अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जो अव्यय हर्ष, घृणा, शोक, भय, आश्चर्य आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें कैसे अव्यय बोला जाता है? विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक या इनमें से कोई नहीं? तो जो हर्ष, घृणा, शोक, भय को प्रकट करेंगे उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय बोला जाता है। जैसे अरे तुम कब आए, अरे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम कब आए, तो इसके लिए विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक है, अगला है, भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? द्विगु नहीं होगा इसमें, बहुव्रीहि नहीं होगा, ना ही तत्पुरुष। अगर इसका विग्रह करते हैं तो भाई और बहन दोनों ही पद क्या है? प्रधान है, और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भूतकाल के किस भेद से हमें यह पता चलता है कि क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है? सामान्य, पूर्ण, संभाव्य, अपूर्ण। अब भूतकाल के अगर हम देखें तो भूतकाल के 6 भाग होते हैं हिंदी में। सिंपल पास्ट यानी कि सामान्य भूतकाल, एक रिसेंट पास्ट होता है, आसन्न भूतकाल, एक कंप्लीट पास्ट यानी कि पूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट, अपूर्ण, संभाव्य या संदिग्ध यानी कि डाउटफुल पास्ट, और हेतु, हेतुमद भूत यानी कि कंडीशनल पास्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 4 की बात हो रही है, तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात आती है सामान्य भूतकाल यानी कि सिंपल पास्ट के। ठीक है, जिससे हमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो कि कब वो समाप्त हुआ है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, ये क्या है? सामान्य भूतकाल है, क्योंकि ये क्रिया हो चुकी है बट समय का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। ठीक, चलिए अब आती है पूर्ण भूतकाल यानी कि कंप्लीट पास्ट। कंप्लीट पास्ट में क्या होता है कि क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया का जो समाप्त होने का समय वो काफ़ी हो चुका है, यानी कि समय बहुत सारा बीत चुका है उसको खत्म हुए। तो यही इसमें कहा गया कि भूतकाल के किस भेद से हमें यह पता चलता है कि क्रिया बहुत ही पहले समाप्त हो चुकी है, तो वो है पूर्ण भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल, उसने शाम को मारा था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो था जिसमें आ जाएगा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है,
अब बात आती है संभाव्य भूतकाल की, डाउटफुल पास्ट। भूतकाल की जिस क्रिया के कार्य होने में अगर हमें संदेह प्रकट होता है, शक होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बस छूट गई होगी, तू गया होगा, या दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो इसमें संदेह बना रहता है, तो ये डाउटफुल पास्ट हो जाएगा, यानी कि संभाव्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। अब आता है अपूर्ण भूतकाल, यानी कि इनकम्प्लीट पास्ट। मीन्स जिस क्रिया से अगर हमें यह ज्ञात हो कि भूतकाल में अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल ही रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी, ये क्या हो जाएंगे? अपूर्ण भूतकाल, यानी कि इनकम्प्लीट पास्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओष्ठ को होठ बोला जाता है, तो क्षेत्र को क्या बोलेंगे? खेत, क्षेत्र, चैत्र या जेत्र? तो होठ को संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठ। इसी तरीके से क्षेत्र को हिंदी में क्या बोला जाएगा? खेत बोला जाएगा। ठीक है, खेत को संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्षेत्रम बोलते हैं, क्षेत्रम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंगरक्षक शब्द का तद्भव बताना है, यानी कि अंगरक्षक को हिंदी में क्या बोला जाता है? तालिका, अगणित या अंगरखा? तो अंगरक्षक को हिंदी में बोला जाता है, यानी कि तद्भव शब्द होता है अंगरखा। ठीक, अगला है अफसर कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इंजन हो, डॉक्टर हो, लालटेन हो, स्लेट हो, अस्पताल हो, कप्तान हो, अफसर हो, तारपीन, बोतल, मील, अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, ये सारे किस भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक है। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंग्रेजी, जापानी, तुर्की या अरबी? तो रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी का। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है रूपांतरण शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। रूपांतरण, रूपा जमा अंतरण, रूप जमा आंतरण या रूपा जमा आतरण? कौन सा सही हो जाएगा? तो रूपा तो देखिए इसमें होगा नहीं, रूप ही रहेगा, या तो रूप अंतरण होगा या रूप आंतरण होगा। तो इसमें ठीक हो जाएगा रूप जमा आंतरण। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती है? स्वर, शब्द, व्यंजन या संयुक्त अक्षर? तो जो ध्वनि स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित ना हो, या ये कह लीजिए कि जिन ध्वनियों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। आगे क्वेश्चन है रीजनिंग से। पंजा बिल्ली से उसी प्रकार संबंधित है जैसे खुर किससे संबंधित है? जैसे खुर संबंधित है, तो खुर किससे संबंधित हो जाएगा? घोड़े से संबंधित होगा। ठीक है। आगे है समरूपता पूर्ण करनी है। सिर की त्वचा, बाल, घर पशुधन, नाखून नाखून पॉलिश, घास पृथ्वी या फर टॉपे? अब सिर की त्वचा पे क्या होते हैं? बाल होते हैं, तो इसी तरीके से नाखून पे नाखून पॉलिश। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ACEG, और हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है कि किस तरीके से ये आ रहा है। तो देखिए, A के अपोजिट Z होता है तो Z आ गया, C के अपोजिट X होता है तो X, E के अपोजिट V तो G के अपोजिट T। इस तरीके से जो बन रहा है। अब हमें HJLN के अपोजिट देखना है कि क्या आएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ देख लीजिए, N के अपोजिट क्या आता है? M आता है, MN। तो M तो सिर्फ एक में है, तो SQOM जो है सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट जो है वो है भिन्न युग्म चुनना है इनमें से। KP, MN, MN, HR, GT। अब देखिए MN के अपोजिट होता है, बिल्कुल सही है, तो इनमें भी यही लगा के देखते हैं। K के अपोजिट क्या आता है? P आता है। ठीक है। G के अपोजिट अगर हम देखेंगे तो T ही आता है। अब यहाँ पे बचा H, क्या H के अपोजिट R आता है? तो नहीं, H के अपोजिट S आता है, तो यहाँ पे S होना था, तो राइट आंसर यहाँ पे HR हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें 5 to
5 और 2 को ऐड किया 7 मिल गया हमें, फिर 7 और 2 को ऐड किया 9 मिल गया, 9 और 7 को ऐड करें तो 16 आ रहा है, 16 और 9 25, 25 और 16 41, तो 41 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 4 2 6, 66 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, आगे श्रृंखला पूर्ण करनी थी तो देखिए 3 5 8 12, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो अगला 5 हो जाएगा, 8 और 5 17 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगली अगर लाइन देखेंगे आप, P Q को स्किप करके R आ गया है, S को स्किप करके T, U को स्किप करके V, इसी तरीके से W को स्किप करके क्या हो जाएगा X 17 जो है सही होगा। अब अगला नेक्स्ट चेक करते हैं C और F, C और F के बीच में D और E को छोड़ दिया गया है, देन GH को छोड़ के I लगा दिया गया है, JK को छोड़कर L लगा दिया गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, MN को छोड़कर O लगा देंगे, तो X 17 O जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी, अभी हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। वेयर इज द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो, मतलब इसरो की मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ है ये बताना है। श्रीहरिकोटा, हासन, बैंगलोर या महेंद्रगिरी। क्या होता है इसरो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है वो कहाँ पर है, वो है हसन में। ठीक है, कर्नाटक के हसन में और मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो दोनों याद रखिए, मध्य प्रदेश का भोपाल और कर्नाटक का हसन में जो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है इसरो की। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन US, रसिया, कनाडा या जापान। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु नाभिकीय संयंत्र या परमाणु रिएक्टर कौन सा है, काशी वाजकी करीबा। सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, काशी वाजकी करीबा। ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि जापान में स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 7965 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, अगला है, किस वर्ष भारत और सोवियत रूस के बीच इंडो सोवियत शांति मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर पूछा है। तो देखिए 9 अगस्त 1971 को भारत और रूस ने सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1971 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन के भाग रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, प्रतीक, चंद्रू या विक्रम। देखिए चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर कौन सा मॉड्यूल उतारने की कोशिश करी थी या मतलब कौन सा उतारने वाला था, तो वो था विक्रम। ठीक है, अगर आपसे मॉड्यूल पूछा जाए तो विक्रम था। अब यहाँ पर रोवर का नाम पूछा है तो 6 पहिए वाले रोवर प्रज्ञान को चांद पर जो है फिट करने का वो था, तो प्रज्ञान जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कंबला किस भारतीय राज्य का पारंपरिक खेल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक। कंबला इज द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो कंबाला या कंबला कर्नाटक के तटीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाने वाला एक वो है। ओके, इसमें क्या होती है, एक वार्षिक दौड़ होती है किसकी, पारंपरिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है कांबला। ठीक, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नियरा वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। नियरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान या वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन बने, VK कृष्ण मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित, गुलजारी लाल नंदा या जवाहरलाल नेहरू। तो पहला जो विदेश मंत्री बना ये बना 2 सितंबर 1946 से लेकर 2 सितंबर 1946 से लेकर 27 मई 1964 तक जो थे मतलब इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री का। तो ये प्रधानमंत्री स्वयं ही उस वक्त क्या बने थे, विदेश मंत्री बने थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, भारत का प्रथम विदेशी सचिव कौन सा है, फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, KPS मेनन,
आर के नेहरू, एमजे देसाई या सुबिमल दत्त फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, विदेश सचिव पहले पहले कौन बने थे? भारत के पहले विदेश सचिव बने केपीएस मेनन। ठीक है। और अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में जो विदेश सचिव हैं वो कौन है? हर्षवर्धन श्रिंगला जो है अभी भारत के विदेश सचिव हैं। और अगर बात करें, ठीक है, इतना ही है, क्या हो जाएगा? केपीएस मेनन। अगला है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मिल्टन फ्रीडमैन, अमर्त्य सेन या एडम स्मिथ है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय बताना है कहाँ पर है? पेरिस, जिनेवा, वियना या न्यूयॉर्क। यूनेस्को फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक और सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। चलिए अगला देखिए। राहुल अवारे इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? चेस, रेसलिंग, टेनिस या बॉक्सिंग। तो किस खेल से संबंधित है राहुल अवेर? तो ये संबंधित है कुश्ती से। ओके। बेडू किस देश की नौवहन उपग्रह प्रणाली है? बेडू इज द नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ विच कंट्री? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन की जो है ये उपग्रह है। ठीक है, चीन की उपग्रह प्रणाली है। विच प्लेस इज हर वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? भारत का सर्वाधिकार स्थान चेरापूंजी, अगुम्बे, कांडला या मासिन राम। तो सर्वाधिकार स्थान कौन सा है? मासिन राम है, डी ऑप्शन। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत या काबरू। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये 8,586 मीटर ऊंची है, याद रखिए। ठीक है। अगला है सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान। तो देखिए अगर हम बात करें सिंधु जल समझौते की तो ये हुआ था 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ओके। अगला है नाभिकीय अप्रसार संधि कब लागू हुई? 1965, 1968 या 1969। नाभिकीय अप्रसार संधि कह लीजिए, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि कह लीजिए। ओके। तो ये क्या थी? परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने या परमाणु टेक्नोलॉजी के ऊपर शांतिपूर्ण ढंग से उसको इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। और इस संधि की जो घोषणा हुई थी वो 1970 में हुई थी। और अब तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 188 देश हैं जो कि इसके पक्ष में हैं। ठीक है। जस्टिस वर्मा समिति किससे संबंधित है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, आरक्षण हेतु कोटा, पुलिस सुधार या महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न। तो देखिए हम बात करें जस्टिस वर्मा समिति की तो इसका गठन हुआ था 2012 में, जब निर्भया गैंगरेप मामला हुआ 16 दिसंबर, उसके बाद इसका जो था गठन किया गया। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 23 जनवरी 2013 को सौंपी थी और ये संबंधित थी महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से। ठीक है। अगला है जूनागढ़ किला भारत के किस नगर में है? बीकानेर, अजमेर या उदयपुर। तो जूनागढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो ये है राजस्थान के बीकानेर में। इसका जो प्राचीन नाम था जूनागढ़ किले का वो क्या था? चिंतामणि। ठीक है। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? चिंतामणि था। ठीक है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? आर्थिक प्रवृत्तियों की समीक्षा करना, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। अगला है काला आरी रेगिस्तान कहाँ पर है? किस महाद्वीप में है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। तो काला आरी रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
ठीक है, अफ्रीका जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दौसा, सिरोही, टोंक या नागौर में? तो राजस्थान में पंचायती राज का जो सबसे पहला प्रारंभ हुआ वो हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5, 7, 3 या 8? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया जाता है वह है ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच या पंच? तो इसको क्या बोलेंगे? ग्राम सभा। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1993, 91, 89 या 87? सॉरी, तो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1993 में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? 24 जनवरी 1959 को, 1 मई 1959, 15 अगस्त 1959 या 2 अक्टूबर 1959 को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, चलिए मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, तो ए बी का ट्रांसपोज बताना है कि क्या होगा। ओके, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो सबसे पहले हमें ट्रांसपोज से निकालने से पहले हमें पहले ए बी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 1 2 1। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 रो हैं लेकिन 1 कॉलम है। इनटू में b क्या है? 2 -3 और 1। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा 1 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसका जो वो रहेगा, क्या कहते हैं उसे, ए बी जो निकलेगा उसका जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा? 3 × 3 का जो है हमें वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले की रो लेंगे, सेकंड वाले का कॉलम, तो 3 × 3 का जो है हमें मैट्रिक्स यहाँ से मिलेगा ए बी का। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसको किस तरीके से जो है किया जाता है। तो इसमें कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से रो और इसका कॉलम। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले हम 1 को इसके साथ करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 1 को -3 के साथ किया, इसी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर 2 को 2 से किया, फिर 2 को -3 से किया, फिर इसी 2 को 1 से किया है। नेक्स्ट 1 को 2 से किया है। ठीक है, फिर 1 को -3 से किया है और 1 को ही 1 से किया है। तो ये आ जाएगा 2 -3 1, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 एकम 2। ठीक है, अगला है 2 -3 और 1, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? ए बी का ट्रांसपोज। तो ये ए बी है, अब हमें ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो हमारी रो होते हैं उसको कॉलम बना देते हैं और जो हमारे कॉलम होते हैं उनको हम रो बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए रो को कॉलम बनाते हैं। सबसे पहली रो है ये वाली, फर्स्ट वाली, तो इसका कॉलम क्या कैसे बन जाएगा? 2 -3 और 1, कॉलम इस तरीके से लिखेंगे। अगली रो है 4 -6 2, तो इसको कॉलम बनाएंगे 4 -6 2 लिखा जाएगा और फिर 2 3 1, तो ये ए बी का ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, डिफ्रेंशिएट करना है, ई की पावर दे दी sin √x, डिफ्रेंशिएट कीजिए। एक फंक्शन देना है, मान लीजिए अब y = e sin √x है। अब हमने पढ़ा है कि ex का अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो ex का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो वो कितना आता है? ex ही आता है। ठीक है, तो सिंपल ex आ जाएगा। सबसे पहले dy/dx अगर हम कर रहे हैं तो पहले इसका किया तो ऐसे कैसे आ जाएगा? एज इट इज़। फिर हम इसमें अप्लाई करेंगे चेन रूल, यानी कि अब हमें sin √x का भी डेरिवेटिव निकालना है, तो dy/dx sin √x। ठीक है, अब sin √x यानी कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e sin √x cos √x। अगेन कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? चेन रूल जो है इस पे अप्लाई करेंगे। तो यानी कि अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा? √x का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक मिनट वेट। तो अब हमें जो है इस रूट एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इतना तो हमने निकाल लिया, तो आंसर हमारा यही रहेगा ई साइन रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इस रूट एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं पावर हमारी आगे आ जाती है, तो 1/2 एक्स हो जाएगा और वहाँ पर -1 हो जाएगा, तो 1/2 एक्स और 1/2 -1, तो इस तरीके से पावर जो है इसकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा -1/2, तो राइट आंसर यहाँ से 1/2 एक्स -1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ए 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। तो इसमें हमें बतानी है कि एरर जो है कहाँ पर है। तो देखिए ए 2 बेडरूम फ्लैट बिल्कुल सही है, ए 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, विद ऑल फर्नीचर होगा ना कि फर्नीचर्स। ठीक है, तो ये 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर इज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, तो ये इसमें मिस्टेक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन, नो एरर। कहाँ पर जो है मिस्टेक है ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑलरेडी हैड नहीं, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड जो है यहाँ पर सही होगा। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन। ठीक है, तो हैड का यूज ऑलरेडी के पहले होना चाहिए, तो ये इसमें एरर है। आगे है, टर्न द लाइट डैश बिफोर यू गो टू बेड, ऑन ऑफ आउट डाउन, तो लाइट को टर्न द लाइट ऑफ हो जाएगा, OFF। ठीक है, देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन, फैसाइल, फैसिशियस, फिक्टिशियस या फैक्चुअल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। ठीक है, फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्स्टेकल का हमें सिनोनिम बताना है। ऑब्स्टेकल का सिनोनिम क्या होगा, ऑब्स्टेकल का अगर मीनिंग देखें तो वो क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है बाधा डालना। ठीक है, रुकावट पैदा करना, अड़चन डालना, तो इसका भी सेम कुछ ऐसा ही मिलेगा। प्रोग्रेस नहीं होगा, डिनाउमेंट नहीं, सिजेशन नहीं, क्या बचेगा, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हर्डल हो गया। हिंड्रेंस भी क्या होता है, रुकावट डालना, अड़चन डालना या बाधा डालना, तो यहाँ पे ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला है एपिडेमिक। एपिडेमिक का सिनोनिम बताना है अभी, लोकल, वाइड स्प्रेड, नेचुरल या एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होती है, महामारी या संक्रामक रोग जिसे हम कहते हैं। ओके, तो इसका सेम क्या हो जाएगा, वाइड स्प्रेड यानी कि दूर तक फैला हुआ या व्यापक। ओके, चलिए अगले में देखिए, अपोजिट बताना है अब हमें। ट्रेडिशनल का अपोजिट क्या होगा, वेंट ग्रेड, प्रेजेंट, अनयूजुअल या फ्रेश। अपोजिट ट्रेडिशनल क्या होता है, परंपरा के अनुसार या परंपरागत जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, फ्रेश नहीं, अनयूजुअल नहीं, क्या हो जाएगा, अवेंट ग्रेडी, जिसका मतलब होता है अग्रसर, कला के क्षेत्र में जो अग्रगामी हो। ठीक है, या यहाँ इनोवेटिव हो सकता है, ट्रेडिशनल का एडवांस्ड हो सकता है, अनकन्वेंशनल हो सकता है, एंटेनम। ठीक है, अगला देखिए, in these sentence out of the 4 alternative choose the one which can be substituted for the given words. A speech delivered without any preparation. वन वर्ड बताना है, एक ऐसी स्पीच जो कि डिलीवर्ड होती है विदाउट एनी प्रिपरेशन, टेम्परेरी, एग्जाम्पलरी, एक्सटेम्पोर या कंटेम्परेरी। तो देखिए टेम्परेरी क्या होता है, अस्थायी होता है, तो नहीं होगा। ओके, अगला है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी क्या होता है, उदाहरणात्मक। ठीक है, अनुकरणीय जिसे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। या फिर है एक्सटेम्पोर।
एक्सटेम्पोर क्या होता है? जो बिना तैयारी के दिया जाए, एक ऐसी भाषण, एक ऐसा स्पीच जो कि बिना तैयारी के दिया जाए, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी कि तात्कालिक। ओके, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला कंटेम्प्रेरी था, तो ये समकालीन या समसामयिक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। ए फिक्शियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, निक नेम, पसूडोनेम, सोब्रिक्वेट या पेट नेम। एक लेखक द्वारा जो अपनाया गया कल्पित नाम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है पसूडोनेम। ठीक है, निकनेम क्या होता है? उपनाम होता है। सोब्रिक्वेट जो होता है ये उपाधि या उपनाम ही होता है, और पेट नेम प्यार का नाम होता है। तो यहाँ पे पसूडोनेम जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं 7 क्वेश्चन हम जो है साइंस के करेंगे, और हाई लेवल ही रखें क्वेश्चन। देखिए, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से जो जंतु संयोजी ऊतक है वो बताना है। स्किन, ब्लड, मसल या नर्व। तो कौन से होते हैं कनेक्टिव टिश्यू? बोन हो गया, इसके अलावा ब्लड है, फैट है, कार्टिलेज है, ये सारे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड जो है सही हो जाएगा। तो याद रखिए चारों के चारों, बोन, ब्लड, फैट एंड कार्टिलेज आर ऑल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगला है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज जीन्स, ऑर्डर, स्पीसीज या क्लास। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? तो देखिए, बेसिक यूनिट और जो स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की जो होती है वो कौन सी होती है? स्पीसीज होती है। तो बेसिक यूनिट कौन सी हो जाएगी? क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। ठीक है, आगे है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनेलिडा इज फ्लेम सेल, माल्फीजियन ट्यूबल, वृक या नेफ्रीडिया। एनेलिडा में जो उत्सर्जी अंग होता है, तो एनेलिडा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किससे बनता है? लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन से बनता है, जिसको क्या बोला जाता है? नेफ्रीडिया बोला जाता है। ठीक है, नेफ्रीडिया। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। स्तन ग्रंथियों का होना किसका गुण है? एम्फीबिया, मैमल, एव्स या रेप्टाइल। तो स्तन ग्रंथि होना किसका है? मैमल्स का है। ठीक है, नेक्स्ट है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, नर्व सेल। ओके, तो किसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि कमी किसमें होती है इसकी? तो वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, इसमें जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि उसमें कमी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन इज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एंड यूरिया, यूरिया या अमोनिया। तो मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? यूरिन। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यूरिया। अगला लास्ट देखिए, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या बतानी है। 1 2 3 4। तो हार्ट में देखें तो 4 सेपरेट चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 सेपरेट चैम्बर होते हैं, 2 राइट की साइड और 2 लेफ्ट की साइड। तो राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट 4। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 15। ठीक है, जिसमें 90 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।